हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस से मैं तेजगण शर्मा सभी का स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी में एक नए टॉपिक के साथ आपकी चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है प्रस्तावना की आलोचना के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम प्रस्तावना के जो प्रमुख मुद्दे हैं उनके बारे में और प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल की इम्पोर्टेंस यानी कि महत्वता के बारे में बहुत ही डिटेल से अपन अध्ययन करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रस्तावना यानी कि जो प्रेम्बल है उसकी आलोचना क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखिए, फर्स्ट हमारा इस आलोचना की अगर बात करें तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है। पहली बात ये आती है आलोचना में, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वह अपरिवर्तनीय है। कैसे अपरिवर्तनीय? देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है, जिसके कारण आलोचकों ने प्रस्तावना को दंत विहीन बाघ यानी कि टीथलेस टाइगर कहा है। ये जो संविधान के जो भी विद्वान है, जो आलोचक है, ये कहते हैं कि जो अगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अगर आलोचना जो अपरिवर्तनीय है तो उसकी आलोचक कहते हैं कि अगर ऐसा है तो दंत विहीन बाघ यानी कि टीथलेस टाइगर के समान ये है। देखिए, परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय का अर्थ होता क्या है? देखिए, परिवर्तनीय का अर्थ ये होता है कि लागू करना अनिवार्य, यानी कि प्रस्तावना को लागू करना अनिवार्य है। ये तो अगर परिवर्तनीय की बात, अगर अपरिवर्तनीय है तो उसको नहीं लागू यानी कि लागू नहीं किया जा सकता है। नहीं करने पर न्यायालय में केस कर सकते। अगर इसको लागू नहीं करते हैं तो हम न्यायालय में इसके ऊपर केस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आई है। तो ये तो क्या है कि जो आलोचक कहते हैं ऐसा, ठीक है, कि जो संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, वह अपरिवर्तनीय है। देखिए, अब यहाँ पर हमारा क्या तर्क होता है, उस अपने तर्क की बात करें तो देखिए, हमारा पक्ष क्या है, लेकिन यह केवल सैद्धांतिक महत्व का विषय है, यानी कि ये सिर्फ सिद्धांतों वाला एक विषय होता है। ठीक है, व्यवहार में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के आदर्श अन्य स्थानों पर परिवर्तन हो जाते हैं। कहाँ हो जाते हैं? देखिए, एक तो जो अपना फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि जो मौलिक अधिकारों के रूप में परिवर्तन होता है। ठीक है, अगली बात करें कि संसद भी कानून बनाकर परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर प्रस्तावना की अगर बात करें तो जो हमारी जो पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट क्या करेगी, यानी कि कानून बनाएगी और कानून बनाकर संविधान के अंदर संशोधन कर सकती है, यानी उसमें परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, और न्यायालय भी क्या करेगा, उसके बारे में निर्णय से भी परिवर्तन कर सकता है, अपने निर्णयों के माध्यम से भी उसमें परिवर्तन कर सकता है। तो फर्स्ट इसके अंदर आपका हो गया जो आलोचक है, यानी कि प्रस्तावना की आलोचना में जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना उसमें वह अपरिवर्तन है। ठीक है, इसमें जो आलोचकों की बात हमने बात की और हमारा जो पक्ष है वो हमने बात की। अगली बात आती है आलोचना की, भारतीय संविधान में मौलिकता का अभाव है। आपको पता है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मौलिकता का अभाव है। देखिए, मौलिकता का अभाव का मतलब ये हो गया कि हमारे संविधान पर किसी दूसरे देश की कॉन्स्टिट्यूशन का इफेक्ट यानी कि प्रभाव पड़ा। कहने का मतलब ये है कि हमारा संविधान किसी दूसरे के संविधान से लिया गया है, यानी कि उसकी नकल की गई, हमने स्वयं ने उसको बनाया नहीं है। जैसे आपको पता है कि जैसे प्रस्तावना जो प्रेम्बल है वो कहाँ से, यूएसए के संविधान से लिया है, और उसे प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें कि जो संविधान के अंदर जो संशोधन होता है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, तो काफ़ी ऐसी बातें हमने ली है, यानी कि दूसरे देशों से हमने ये ली है और हमारे संविधान पर अन्य किसी कॉन्स्टिट्यूशन यानी किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन का इफेक्ट हमारे संविधान पर पड़ा है। तो डियर फ्रेंड्स, ये बात आपको समझ में आ रही है। देखिए, इसके अलावा और बात अगर करें तो अगली बात तीसरी आलोचना है, तो प्रस्तावना में वर्णित अनेक शब्दों का अर्थ अस्पष्ट होता है। यानी कि तीसरी आलोचना में ये बात बताई गई है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो शब्द आते हैं प्रस्तावना के अंदर उसका अर्थ क्या अस्पष्ट है। जैसे देखिए कैसे, जैसे आपको पता है कि समाजवाद क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, अखंडता क्या होती है। ठीक है, और जैसे लोकतांत्रिक क्या होता है, ये सारी बातें क्या करती है, यानी कि अर्थ को अस्पष्ट बना देती है। तो इसमें हमारा तर्क या हमारा पक्ष ये होता है कि यह संक्षिप्त रूप में है, यानी कि ये जो सारे शब्द है वो संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में है, इसलिए अस्पष्टता तो रहेगी। अगर इसमें शब्द छोटे हैं, संक्षिप्त में है, तो इन सभी शब्दों के अंदर अस्पष्टता तो रहेगी। यह प्रत्येक प्रस्तावना में होता है, यानी कि यह प्रत्येक देश की जो प्रेम्बल है, जो संविधान का जो प्रेम्बल है उसमें प्रत्येक देश की प्रस्तावना में ये
होता ही ये अभाव होता है। तो ये हमारा पक्ष है। तो हम कहते हैं कि प्रस्तावना में वर्णित अनेक शब्दों का अर्थ अस्पष्ट है, जैसे समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक। तो ये है, लेकिन हमारा पक्ष यहाँ होता है कि यह संक्षिप्त रूप है, इसीलिए अस्पष्टता तो रहेगी और यह प्रत्येक प्रस्तावना में ही होता है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आई। तो ये तो हमारे जो प्रेम्बल है उसकी आलोचना है, आलोचकों के बारे में हमने बताया है कि आलोचक क्या क्या कहते हैं, ये बात है। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, अगला हमारा इसी में टॉपिक प्रस्तावना का जो महत्व यानी कि प्रेम्बल की जो इम्पोर्टेंस है उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले देखिए डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि जो विद्वान है उन विद्वानों के माध्यम से जो कोटेशन दिया गया वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ज़्यादा फोकस इनके कोटेशन पे कीजिए करते, जैसे ठीक है ये बातें हैं, जैसे के एम मुंशी का जो के निहालाल मुंशी का क्या कोटेशन है, ठीक है, प्रेम्बल के बारे में। इसके साथ ही जो न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर का अनुसार क्या बताया गया। तो ये 3-4 मैं कोटेशन आपको बताऊंगा, ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन पुटअप होता रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यानी कि प्रेम्बल क्या इंपॉर्टेंस। तो फर्स्ट नंबर पे है के एम मुंशी। देखिए के एम मुंशी का पूरा नाम क्या है, कन्हैयालाल मुंशी के अनुसार, ठीक है। ये क्या कहते हैं, देखिए ये क्या कहते हैं कि जो हमारा प्रियम्बल है यानी कि प्रस्तावना भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली या जन्म पत्र, यानी कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली कहा है, यानी कि पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा है। किसने, जो के एम मुंशी के द्वारा। देखिए क्या होती है जन्म कुंडली, अगर हम हमारे व्यक्तिगत रूप से अगर उसको लेवें तो देखिए क्या है, देखिए क्या है, जिस प्रकार एक जन्मपत्री यानी कि जिस प्रकार एक जन्मपत्री व्यक्ति के भविष्य की रूपरेखा देती है, यानी कि जो व्यक्ति होता है उसके भविष्य के बारे में एक जन्म कुंडली बताती है, उसी प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत देश के भविष्य की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। तो ये होती है आपकी जन्म कुंडली। जिस प्रकार एक व्यक्ति के फ्यूचर के बारे में उसकी जन्म कुंडली बता देती है, उसी प्रकार जो भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना भारत के देश के फ्यूचर के बारे में बता देती है, यानी भारत के देश के भविष्य की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यही बताती है कि भारत देश कैसा हो, यानी कि भारत लोकतांत्रिक, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और न्यायिक इत्यादि के बारे में ये जन्म कुंडली यानी कि जन्म पत्री बता दी है, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहते हैं, ठीक है। ऐसा कहने वाला व्यक्ति कौन था, के एम मुंशी था, ठीक है डियर फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं, अगला कोटेशन है न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर के अनुसार। वो क्या बताते हैं, देखिए यद्यपि प्रस्तावना से शासन करने की कोई विशिष्ट शक्ति नहीं मिलती, लेकिन प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। तो ये है जो प्रस्तावना होती है ना, संविधान निर्माता होते हैं, मेकर होते हैं, उनके मस्तिष्क को समझने की क्या है, ये कुंजी है। तो कोटेशन क्या बना, प्रस्तावना संविधान की कुंजी किसने कहा, जो है जो न्यायमूर्ति जो गजेंद्र गढ़कर है उन्होंने इसके बारे में बताया है। तो 2 कोटेशन हो गई, उनको आप याद रखिएगा। आगे बात अगर करें तो देखिए इसमें क्या क्या बातें और बताई गई हैं। यह संविधान की व्याख्या में सहायता करती है, यानी कि जो संविधान का जो व्याख्या यानी कि दर्शन के बारे में ये प्रस्तावना बताती है। जिस प्रकार कुंजी ताले को खोलती है, यानी कि कुंजी होती क्या है, यानी कुंजी का मतलब चाबी होती है ना, ठीक है, कि जिस प्रकार कुंजी ताले को खोलती है उसी प्रकार प्रस्तावना संविधान की गुत्थियों को क्या करती है, सुलझाती है, यानी कि संविधान की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का ये समाधान कर देती है। तो ये होता है कुंजी। तो ऐसा कहने वाले कौन थे, गढ़कर महोदय थे। आगे बात करें ठाकुरदास भार्गव, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठाकुरदास भार्गव कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस कोटेशन को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए ठाकुरदास भार्गव क्या कहते हैं, देखिए जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं, यानी कि जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार संविधान के आदर्श, यानी संविधान के आदर्श कौन कौन से, जैसे एक है न्याय, एक है स्वतंत्रता, एक समानता के बिना संविधान का भी कोई अस्तित्व या कोई महत्व नहीं होता है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको ये बातें समझ में आ रही है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स एक बीच में आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ कि आप ना अपने जो
अगर कोई समस्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी में तो आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे को कमेंट सेशन में बताइएगा, आपकी समस्या का समाधान मैं ज़रूर करूँगा। और साथ ही अपना जो टीके स्टडी क्लासेज जो चैनल है उसके लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। देखिए एक बार फिर से देखते हैं इसको। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं होता, उसी प्रकार संविधान के आदर्श जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता के बिना संविधान का कोई महत्व नहीं होता है। इसमें बताया गया है, कुछ विशेष बातें बताई गई है। इसमें है प्रस्तावना में संविधान का दर्शन पाया, यानी बिल्कुल सही बात है कि प्रस्तावना के अंदर ही संविधान का क्या है, एक दर्शन पाया जाता है। अगर आप प्रस्तावना को पढ़ोगे तो आपके संविधान का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगली बात है, प्रस्तावना सरकार के बिना मार्गदर्शक, सरकार के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है, यानी कि प्रस्तावना क्या करती है, सरकार के लिए क्या करती है, एक रास्ता तैयार करती है, यानी कि मार्गदर्शन का काम करती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये बात हो गई आपके महत्व की संविधान की, ठीक है। हम बात करते हैं प्रस्तावना से संबंधित कुछ मुद्दों की बात करते हैं, उनके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखिए प्रस्तावना से संबंधित मुद्दे आगे मैंने एक आर्टिकल 368 लिखा है, यानी संविधान संशोधन के बारे में मैंने बताया कि संविधान संशोधन यानी कि आर्टिकल 368 के माध्यम से संविधान के अंदर आप अमेंडमेंट कर सकते हो, यानी कि बदलाव कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो। और ये जो बातें हैं हम दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। तो देखिए फ्रेंड्स, आप बात करते हैं, देखिए प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। देखिए अगर प्रस्तावना संविधान का अंग है तो उसके अंदर प्रस्तावना में हम बदलाव कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये समझिए, देखिए प्रस्तावना संविधान का अंग है तो उसमें हम बदलाव कर सकते हैं। अगर प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते। तो इससे प्रस्तावना के बारे में अंग की बात, अगर संविधान के अंग की बात अपन करें तो इसमें कुछ विवाद हैं, उन विवादों की हम बात करते हैं। देखिए प्रस्तावना संविधान का अंग है तो प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। अगर प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो प्रस्तावना के अंदर संशोधन हम नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण जो मुद्दे आए हैं, केस आए हैं, उनके बारे में बहुत ही डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। और ये जो केस हैं वो जो आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, उनको आप देखिए। 3 ऐसे केस आए हैं प्रस्तावना के जो बदलाव संशोधन के बारे में। देखिए एक तो बेरुवाड़ी विवाद 1960 में आया था, एक आया था केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 में आया था, एक है SR बॉम्बई वर्सेस भारत संघ, यह आया था 1994 को। तो इनके बारे में बहुत ही डिटेल से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो मेरे साथ आप बने रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करें बेरुवाड़ी विवाद। देखिए बेरुवाड़ी विवाद क्या है, देखिए उसको बेरुवाड़ी यूनियन भी कहते हैं। ये 1960 में आया था। तो इसमें क्या बात बताई गई है कि न्यायालय ने कहा कि यह संविधान का अंग नहीं है, यानी कि न्यायालय ने कहा कि ये संविधान का अंग, इसीलिए इसमें संविधान संशोधन नहीं कर सकते। यानी प्रस्तावना के अंदर हम क्या नहीं कर सकते, संशोधन नहीं कर। कहने का मतलब है अगर कोई प्रस्तावना का संविधान का अंग है तो उसमें हम क्या करेंगे, संशोधन करेंगे। अगर अंग ही नहीं है तो उसमें प्रस्तावना का वो अंग ही नहीं है तो उसमें संशोधन नहीं कर सकते। तो इसमें मतलब बेरुवाड़ी जो विवाद था वो क्या था, ये प्रस्तावना का ये अंग नहीं था, ये संविधान का अंग नहीं था, इसलिए इसमें हमने क्या किया, इसमें बदलाव नहीं किया गया। तो इसी के बारे में देखते हैं, बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। देखो बेरुवाड़ी क्या है, एक जगह है पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल की, ठीक है। तो इसके बारे में देखो ये केस सुप्रीम कोर्ट की जो 8 जजों की एक बेंच ने पूरा किया था। और इसमें बेंच में जो मुख्य जज थे VP सिन्हा थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपने कहीं देखा नहीं, पढ़ा नहीं होगा और आपकी किताबों में नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में बताने वाला डियर फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए जो बेरुवाड़ी यूनियन जो केस आया था, उस केस में क्या होता है कि 8 जजों की एक बेंच थी और उस 8 जजों की बेंच में जो मुख्य जो जस्टिस थे यानी कि जज थे वो थे VP सिन्हा थे। और इसके पश्चात क्या होता है, जो गजेंद्र गडकर ने इस निर्णय को आगे क्या किया, इसने डिलीवर किया था, आगे उसको बढ़ाया था। तो देखिए क्या था बेरुवाड़ी यूनियन यानी कि बेरुवाड़ी जो विवाद 1960 वाला था वो क्या था, उसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले, बने रहिए मेरे साथ, आगे देखिए बेरुवाड़ी पश्चिम बंगाल की एक जगह का नाम है। आपको पता है कि जब भारत का जब 1947 में विभाजन हुआ तो पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बना था, तब बंगाल का विभाजन भी हुआ था। और बंगाल के विभाजन के समय देखिए पाकिस्तान ने बेरुवाड़ी क्षेत्र को प्राप्त करने का निश्चय किया था कि ये बेरुवाड़ी क्षेत्र किसमें, पाकिस्तान में आ जाए, ठीक है।
तो तब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में निश्चय किया कि बेरोवाड़ी भारत का हिस्सा है और यह पश्चिम बंगाल में रहेगा और पाकिस्तान को इसको नहीं दिया जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स सुनिए आप ध्यान से सुनिएगा। इस केस में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का क्या है, अंग नहीं है। ऐसी स्थिति में संसद है ना कुछ सीमा निश्चित सीमा करती है और संसद इस प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। यानी कि मैंने आपको पहले बताया कि जो अगर प्रस्तावना संविधान का अंग है तो उसमें संशोधन किया जाएगा, अगर अंग ही नहीं है तो उसमें संशोधन नहीं किया। इसका मतलब जो बेरुवाड़ी था वो संविधान का क्या अंग नहीं था, इसमें क्या है ये प्रस्तावना में इसमें संशोधन नहीं कर सकता। तो संसद ने क्या कहा कि संसद द्वारा प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि भारत का संविधान संसद को संविधान के सभी भागों में संशोधन करने का क्या करता है, अधिकार प्रदान करता है। किंतु यह संशोधन का अधिकार संविधान के भागों के संदर्भ में है, प्रस्तावना संविधान का भाग या अंग नहीं। ऐसी स्थिति में संसद संशोधन नहीं कर सकती। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये आपको बातें समझ। इसका मतलब बात क्या है कि न्यायालय ने कहा कि यह संविधान का अंग नहीं है, इसीलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो फर्स्ट केस था बेरुवाड़ी विवाद 1916। आई होप डियर फ्रेंड्स समझ में आया। अगर डियर फ्रेंड्स अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को वापस रिवाइंड करके आपको बिल्कुल उसको वापस से सुनिएगा, ठीक है। तो बात आती है अगले केस की बात आती है। देखिए अगला जो केस था केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973। ये अक्सर क्वेश्चन आता रहता है तो इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या बताया गया कि प्रस्तावना को संविधान का अंग बताया गया, यानी कि जो प्रियम्बल था उसको संविधान का अंग बताया। अगर अंग बता दिया गया है तो सीधी सी बात है प्रस्तावना में क्या होगा, संशोधन यानी कि अमेंडमेंट हो सकता है। लेकिन डियर फ्रेंड्स इसमें मूल ढांचे का सिद्धांत दिया है। अब देखिए मूल ढांचा क्या होता है वो हम बात करते हैं। देखिए मूल ढांचे का मतलब ये हो गया, एक मिनट, मूल ढांचे का मतलब ये हो गया कि संविधान के अंदर संशोधन नहीं कर सकते हैं मूल ढांचे का। इसमें कुछ हिंट दिया गया तो उसको देखते हैं। देखिए केशवानंद भारती के बारे में देखते हैं। देखिए ये जो केस आया था 1973 में आया था और इसमें देखिए जो 13 जजों की एक बेंच ने इसको केस को सुलझाया और इसके जो अध्यक्ष थे उसका नाम था सीकरी, ठीक है। कौन थे, सीकरी थे, ठीक है। सबसे पहले देखें तो केशवानंद कौन थे। देखिए केशवानंद केरल राज्य के हिंदू संगठनों के संबंधित मठाधीश थे। कौन थे, मठाधीश, यानी हिंदू संगठनों के मठाधीश थे। केरल राज्य में एक स्थानीय मठ के शंकराचार्य केशवानंद भारती थे, यानी कि जो स्थानीय एक मठ था और उसका शंकराचार्य कौन थे, केशवानंद भारती थे। केशवानंद भारती हिंदू सनातन संस्कृति में धर्म प्रचारक भी थे और वह केरल राज्य के धार्मिक संगठनों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी अपनी विभिन्न प्रकार की जो फैक्ट्रियां हैं, जो कल कारखाने वो संचालित करते थे, जिसमें आपको पता है कोल्ड फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री आदि ये चलाते थे। कौन, केशवानंद भारती। तब उनका केरल राज्य सरकार के साथ विवाद हो जाता है और इसमें कहा गया कि किसी धर्म संगठन या मठ के अध्यक्ष को अपनी संपत्ति का मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन भी करना चाहिए। क्या किसी धार्मिक संगठन को अपनी धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन में संपत्ति संबंधित अधिकारों का भी प्रयोग करना चाहिए, ऐसी बातें बताई गई इसमें। यहाँ से केरल राज्य के साथ विवाद आरंभ होता है और यह केस सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वहाँ चला जाता है और उस समय जो कानून के ज्ञाता थे पालकी वाला है, वो पालकी वाला केशवानंद भारती को कानूनी सलाह देते हैं और उसी सलाह के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने केस रजिस्टर करवाते हैं। कौन, केशवानंद भारती। तब सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती के केस के संदर्भ में केरल राज्य को यह आदेश दिया गया। इसी केस में जब केशवानंद भारती ने यह पूछा कि भारत की संसद की संविधान के सभी भागों में संशोधन की सीमा किस प्रकार की है, तब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। इसीलिए इस केस में भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण केस माना जाता है, केशवानंद भारती संविधान को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है,
हिस्सा है। ऐसी स्थिति में भारत की जो संसद है प्रस्तावना में संशोधन क्या कर सकती है, यानी कि संशोधन अमेंडमेंट कर सकती है। तो ये बात आती है, इसी के आधार पर कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक है, तो ये केस कब है, 1973, केशवानंद भारती वर्सेस केल राज्य। और इसमें 3 बातों पर ज़्यादा बल दिया गया। एक तो प्रस्तावना संविधान का क्या है, अनिवार्य अंग बताया गया, और संसद प्रस्तावना में क्या कर सकती है, संशोधन अमेंडमेंट कर सकती है, और संशोधन पर बुनियादी ढांचा भी कर सकती, यानी सीमा कर सकती है। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आई डियर फ्रेंड्स। आगे हम बात करें, अगला जो केस है उसका नाम है एसआर बॉम्बई वर्सेस भारत संघ। 1994 न्यायालय ने पुनः उसे संशोधन का अंग बताया है, किसको, इस प्रस्तावना को। तो अब इसके बारे में सुनिएगा, ये क्या है। देखिए, एसआर बॉम्बई और भारत संघ केस 1994। देखिए, एसआर जो बॉम्बई थे वो कर्नाटक के क्या थे, मुख्यमंत्री थे। बाद में वे केंद्र सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री बन जाते हैं। एच.डी. देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री थे और इंदिरा कुमार गुजराल प्रधान, उसी समय रार के मंत्री रहे थे, यानी कि सरकार में ये मंत्री थे। कौन, जो एसआर बॉम्बई देखिए क्या है, ये बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ भी थे, उद्योगपति भी थे। उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनवाई की कि प्रस्तावना संविधान का अनिवार्य अंग है, संसद उसमें संशोधन कर सकती है, किंतु संशोधन करते समय प्रस्तावना की मूल भाषा एवं मूल भावना बदलनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने जो दर्शन प्रस्तावना में शामिल किया गया है वह संशोधन से नष्ट नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार वर्तमान में स्थिति यह है कि प्रस्तावना संविधान का अनिवार्य अंग है, संसद उसमें संशोधन कर सकती है, कुछ शब्दों को हटा सकती है और कुछ को वह जोड़ सके, परंतु मूल जो भाषा है, मूल भावना है, वो बनी की बनी रहनी चाहिए, उसमें कुछ किसी प्रकार का बदलाव नहीं आना चाहिए। तो ये केस था 1994, एसआर बॉम्बई वर्सेस भारत संघ। बार न्यायालय ने उन्हें इसमें संशोधन करना अंग माना है, संशोधन का अंग माना है। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप ये आपको बातें समझ में आ रही हैं। फिर क्या होता है कि प्रस्तावना और जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, उससे संदर्भ में देखिए क्या क्या बातें बताई जाती है। देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में सबसे अधिक संशोधन किए गए, यानी कि संविधान के अंदर बहुत ज़्यादा जो संशोधन हुए हैं वो 42 इन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में ही हुए हैं। सबसे ज़्यादा संशोधन इसी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुए हैं, बहुत बातें जोड़ी गई है। इसीलिए 42वें संविधान संशोधन 1976 को क्या कहा गया है, भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, इंडियन ऑफ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 1976 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्योंकि इसमें संशोधन को मिलाकर एक छोटा संविधान बनाया गया था। देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किए गए, तब जो भारत की जो प्रधानमंत्री वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक है, और भारत के जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद थे, भारत के राष्ट्रपति। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है कि जो संविधान संशोधन हुआ 42वां, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन था और राष्ट्रपति कौन था। तो भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद थे। इसलिए इंदिरा गांधी ने का विवाद हुआ फखरुद्दीन अली अहमद के साथ, क्योंकि इंदिरा गांधी ने जिस तरह से बदलाव कर रही थी तो उन पर रोक फखरुद्दीन अली अहमद ने किया। लेकिन फिर क्या होता है कि इंदिरा गांधी जी के ने राष्ट्रपति पर दबाव डाला और इसमें महत्वपूर्ण संशोधन किए। अब देखिए कौन कौन से संशोधन किए गए हैं। देखिए मूल संविधान में क्या किया गया कि जो मूल संविधान में जो प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक जो गणराज्य है था ना, उससे किंतु 42वें संविधान संशोधन द्वारा उसको बदल दिया गया और नए शब्द क्या क्या जोड़े, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिए, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की जगह उसमें नया शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द को जोड़ा गया। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बात अगर करें तो अब पूरी लाइन कैसी बनेगी। देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये पूरी लाइन बनती। फिर इसके बाद दूसरा बदलाव और क्या किया गया, उसमें बदलाव किया गया
कि प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता, देखिए राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द भी उसमें जोड़ा गया। यही प्रस्तावना का वर्तमान स्वरूप है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स देख लीजिएगा। देखिए अगर वर्तमान की बात अगर करें तो वर्तमान में देखिए प्रस्तावना संविधान का क्या है, एक अंग है। प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया जा सकता है। मैंने आपको पहले बताया अगर प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा पाया जाता तो मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मैंने अब बताया ना अभी मूल ढांचा। ठीक है, तो मूल ढांचे में क्या, उसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, और देखिए अब देखिए अभी प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ, यानी कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन, एक बार संशोधन, और वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। उसमें क्या क्या बातें जोड़ी गई, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि संविधान में बातें तो तीन बातें कौन कौन सी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, और शब्द कितना, 4, यानी कि 4 शब्द कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, और ये शब्द जो, तो शब्द तो कितने हो गए, 4 हो गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। देखिए बातें तो क्या है, बातें तो 4 है। ठीक है, और शब्द कितने हैं, शब्द क्या है, 3 है। तो देखिए फ्रेंड्स शब्द 3 कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। बातें कौन सी है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये 4 बातें और 2 शब्द। तो डियर फ्रेंड्स आई होप आपको ये बातें समझ में हैं। तो फिर अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा, एक नया टॉपिक रहेगा, हम नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।